अपना जमीन नहीं देना अपराध है? तो गोरों से लड़े थे, आपको चोरों से लड़ना है। कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फार्मर्स बट अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कंपनी। जमीन वहां बचाना हो, यह लठिया में तेल पिया के रखे को, यह लाठी में तेल पिया के रखे को। अगर गांधी के रास्ता से मानो तो बढ़िया बात है, नहीं तो भगत सिंह के भी रास्ता चुने की जरूरत है। जयराम महतो ने लगभग 3 बार बड़कागांव गोंदलपुरा के मामले को, कोयला खनन के मामले को, आंदोलन से असंतोष जो परिस्थितियां राज्य की है, मैंने सरकार को, सदन को, आसन को, मुख्यमंत्री को अवगत कराया। और हमारे विश्व गुरु इसको अडानी का देश बनाने में लगे, पता नहीं क्या मिलेगा उनको। मैं बहुत बीमार हूँ, उसके बावजूद मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आया। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। गोंदलपुरा के लोग हजारीबाग श्रमनालय घेराव करने के लिए आज पहुंचे थे और हज़ारों की संख्या में लोग पैदल मार्च करके पहुंचे हैं। मुद्दा यही है कि कंपनी जो आ रही है वो ज़मीन ले रही है, ज़मीन अधिग्रहण कर रही है कोयला खनन के लिए, लेकिन लोग जो है अपनी ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं। उस मुद्दे पे आज डुमरी के विधायक जयराम महतो जी पहुंचे थे और डीसी और एसपी को भी मंच से ललकारा है। पुराने अंदाज में नजर आए, स्कॉर्पियो पे चढ़ के भाषण दिया और काफ़ी लंबा भाषण दिया जो चुनाव के दौर में देते थे। जयराम जी, आप यहाँ पहुंचे हैं इस मुद्दा को लेकर, क्या ज़रूरत पड़ा कि आज आपको यहाँ आना पड़ा? देखिए, जैसा कि हमारी जानकारी में है, हमारे संज्ञान में है, 2022 में हम पहली बार बड़कागांव गोंदलपुरा आए थे। उस समय से लोग धरना पर रहे हैं, हमें लगता है कि उससे पहले से हैं। 2022 नवंबर का महीना था, तो हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है, हमें बड़ा दुख भी हो रहा है यह कहते हुए कि हम किस बात का अभिमान करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, जहां मानव अधिकार की हितों की रक्षा की जाती है, जहां आम व्यक्ति तक कानून की व्यवस्थाएं बराबर हैं, आम व्यक्ति के हाथों में देश की सत्ता की बागडोर है, एक स्वतंत्र, एक गणतांत्रिक भारत है। लेकिन बड़ा चिंता का विषय है कि जब ये गणतांत्रिक भारत, जब ये स्वतंत्र भारत किसी उद्योगपति के सामने आके टकराता है तो अपनी डेमोक्रेसी और अपना फ्रीडम दोनों खो देता है। फैज भाई, ये है, भारत इंडिपेंडेंट कंट्री भी है और भारत डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, लेकिन तभी तक जब आप फैज अनवर हैं और बगल वाला श्याम है, आप सलीम हैं और बगल वाला अजय सुनील सदाम है। लेकिन यदि आप एक सामान्य व्यक्ति हैं, आप सामान्य रैयत हैं अथवा किसान हैं, कोई भी है, लेकिन बगल वाला अगर कोई उद्योगपति है, बगल वाला अगर कोई पूंजीपति है, बगल वाला कोई बड़ा रसूखदार है, तो फिर ये देश ना डेमोक्रेटिक रह पाता है और ना ही इंडिपेंडेंट रह पाता है। वही दृश्य बड़कागांव हजारीबाग का है। विगत 4 सालों से लोग धरने पर बैठे हैं और आज तो कल्पना कीजिए फैज भाई, अनुमानित 40 किलोमीटर बड़कागांव से हजारीबाग जिला मुख्यालय समाहरणालय लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 40 डिग्री का तापमान है। हमें लगता है कुछ दिन में देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री ये कहेंगे कि आप 11 बजे के बाद और 4 बजे से पहले बिल्कुल अपने घरों में रहें, कहीं बाहर ना निकलें, इतना टेम्परेचर है। और उस तापमान में लोग अपने हितों की रक्षा के लिए, मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए 40 किलोमीटर पद यात्रा करके आए। और कहाँ पद यात्रा करके आए? उस सड़क पे जो अलकतरा से बना है, सबसे गर्म जगह होता है वो सड़क। मैदान से चल के नहीं आए, 40 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं। तो सोच सकते हैं कि आज इनके हितों की किस प्रकार से रक्षा हो रही है। इसलिए मैंने इन्हें वचन दिया है कि अगर हम रहें, थोड़ा बहुत भी फिटफाट रहें, तो आपके आंदोलन में ज़रूर आएंगे। और हम गिरिडीह में, मेरा आज डेट था एक पुराने केस के सिलसिले में, मैं बीमार चल रहा हूँ, मेरी आवाज़ नेचुरल है, वो गॉड गिफ्टेड है। मैं जब स्पीच देता हूँ तो मेरी बीमारी पता ही नहीं चलता है, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ। उसके बावजूद मैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आया, मैं इन्हें समर्थन देने आया, क्योंकि मुझे मालूम था कि यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे कि हजारीबाग, विधायक तो आए थे आज। अच्छा, विधायक जी आए थे, आए, उनका शुक्रिया। सांसद नहीं आए, सांसद जी नहीं आए। तो मुझे ये मालूम था कि केंद्र हो या राज्य हो, दोनों के जो नेता हैं, कहीं ना कहीं उन्हें एक निर्देश मिला है कि आप इन विषयों पे मौन रहें। राज्य सरकार, जमीन का विषय राज्य सरकार का होता है और खनन लीज देने का विषय केंद्र सरकार का होता है। लेकिन आज क्या उनके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची? क्या ये आंदोलन केवल सड़क पर था? नहीं, ये आंदोलन सदन में है। जयराम महतो ने लगभग 3 बार बड़कागांव गोंदलपुरा के मामले को,
कोयला खनन के मामले को, आंदोलन से असंतोष, जो परिस्थितियां राज्य की है, मैंने सरकार को, सदन को, आसन को, मुख्यमंत्री को अवगत कराया, तो आवाज़ तो पहुंची अब तक। और आवाज़ पहुंचने के बाद भी अगर आप निराकरण नहीं कर पा रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इतना जानते हैं। तो आप जैसे विधायक जो बहुत चीज़ों को पढ़ के आते हैं और बहुत जानकारी रखते हैं, आप अगर इस स्थिति में होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को? क्योंकि अब प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, 3 सालों से लोग बैठे हुए हैं, 1135 दिन हो गया है आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो खनिज संपदा है सरकार की, वो सरकार की होती है, वो किसी न किसी तरीके से लेती है। देखते आए हैं हम लोग, पास्ट में भी देखा है। आप चाहे धनबाद की बात करें, बोकारो की बात करें, कहीं की भी बात करें, यहाँ पे आप कैसे करेंगे ये उसके लिए एक प्लानिंग होना चाहिए। सबसे पहले जब आपको मानना है कि भाई आपको हमेशा, जिस प्रकार पंचवर्षीय योजनाएं हम 5 साल की प्लानिंग करते हैं, तो हमें एक प्लानिंग करना चाहिए। जैसे हमने मालूम किया कि भाई यहाँ संभावना है खनिज का, मिनरल्स है यहाँ, तो आपने ये भी तो देखिए, आज यहाँ कोयला है, ये आज ही जांच नहीं हुआ, आज ही नहीं पता चला कि यहाँ कोयला है। आज से कई साल पहले पता चला होगा, जब जांच की टीम यहाँ आई होगी, उन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत किया होगा, कई प्रकार के जांच हुए होंगे, सॉइल टेस्टिंग हो गया, तरह तरह के टेस्टिंग हुए होंगे, तब इन्हें पता चला कि इस जमीन पर इतना नीचे इस प्रकार के मिनरल्स हैं। तो जब आपकी जांच आज से 10 को पहले हुई थी, 10 को पहले आपको जानकारी मिल गई थी कि यहाँ कोयला है, तो 10 को पहले आपने ये तैयारी क्यों नहीं की कि इस गांव को विधिवत रूप से बसा देंगे कहीं, वहाँ भी जंगल होगा, वहाँ भी खेत होंगे, वहाँ भी जमीन का टुकड़ा होगा, वहाँ भी इनकी आजीविका होगी, और वहाँ भी यहाँ से जैसे विस्थापित होकर वहाँ जाएंगे तो उनको वहाँ समस्या ना होगी। तो ये प्लानिंग आपके पास क्यों नहीं थी? मतलब यही डिमांड है कि जो अभी स्थिति है वैसे ही स्थिति ये प्लानिंग क्यों नहीं? वही हम कह रहे हैं, अगर भारत, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फार्मर्स, ये गांधी का नारा है, गांधी का कथन है, भारत किसानों का देश है, तो किसानों की चिंता किसे क्यों नहीं? आज तो ऐसा प्रतीत होता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कंपनी, भारत कंपनियों का देश बन गया है, भारत उद्योगपतियों का देश बन गया है, उनके सामने किसी की नहीं चलती है, चाहे अरावली की पहाड़ हो, या बस्तर का जंगल हो, या छत्तीसगढ़ के आंदोलन हो, या उड़ीसा का मामला हो, या मध्य प्रदेश का चीता आंदोलन हो। जब आपको जमीन अधिग्रहण करना है, प्लानिंग पहले करिए, और प्लानिंग पहले होता है, सरकारी फाइलों में प्लानिंग पहले होता है। एक सड़क बनना होता है ना फैज भाई, चूंकि अब हम विधायक का गंग बन चुके हैं, अब हम सिस्टम को जान रहे हैं, कोई भी सड़क अगर बनना है तो एकाएक नहीं बनता है, प्लानिंग सालों पहले बनती है। कोई भी नया निर्माण कार्य होना होता है, सालों पहले उसका प्लान बनता है, तभी ना नए पता चलेगा कि विधायक जी वहाँ जमीन ले लिए हैं, डीसी साहब भी जमीन ले लिए हैं, बीडीओ साहब भी जमीन ले लिए हैं। आप भी बोलेंगे हाँ यार, डीसी और बीडीओ विधायक पागल है क्या जो एकदम वहाँ कोना में जमीन ले लिए? क्योंकि वहाँ उनको निर्देशित हो चुका है कि एक सड़क वहाँ से दाएं से गुजार देंगे। तो ये प्लानिंग पहले से होती है। तो यही मेरा कहना है, प्लानिंग आपके पास पहले है तो कंपनी को बसाने की आपकी योजना है, खनन करने की आपकी योजना है, तो उस गाँव को बसाने की योजना क्यों नहीं? तो हम लोग बात कर रहे थे डुमरी के विधायक जयराम महतो जी से। मुख्य मुद्दा यही था कि ये अभी हज़ारीबाग इसलिए पहुंचे थे कि गोंदलपुरा से लोग पैदल चलकर हज़ारीबाग श्रमणालय घेराव करने के लिए पहुंचे थे। काफ़ी लंबा आंदोलन चल रहा था। विस्थापितों के समर्थन में जयराम महतो ने यहाँ अपना भाषण दिया और एक वक्तव्य दिया जो श्रमणालय के सामने स्कॉर्पियो में पुराने अंदाज में नज़र आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी कम से कम जनता की आवाज़ को उठाएँ। हज़ारीबाग भी मीडिया हाउस का एक बड़ा अच्छा जगह माना जाता है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी मीडिया हाउस में आज का इनका आंदोलन, 40 किलोमीटर का ये पद यात्रा, कड़कड़ाती धूप, ये कम से कम मीडिया में आज विषय बने। हम तो यही चाहते हैं, आप सबों से भी आग्रह करते हैं कि एक तरफ 1000 ग्रामीण होंगे और एक तरफ आपके कलेक्टर साहब। आप किसको बचाइएगा मालूम है? कलेक्टर साहब। बहुत दुख लगता है, बड़ा दुख का बात है कि व्यवस्था ये देश जा कहाँ रहा। इसलिए आज बड़का गांव के तमाम माताओं बहनों से हम स्पष्ट कहेंगे, ये मिट्टी ऐसे नहीं बची है, ये मिट्टी भगत सिंह बनने से बचा है, ये मिट्टी बिरसा मुंडा बनने से बचा है, ये मिट्टी फांसी के फंदों में और गोलियां खाने से बचा है। अगर हुक्मरान ना माने, अगर व्यवस्था ना माने, तो आपको एक बड़ी क्रांति के लिए भी तैयार रहना। यदि ये हुक्मरान ना माने, यदि ये व्यवस्था ना माने, तो आपको एक क्रांति के लिए तैयार रहना होगा। वो क्रांति जो भगत सिंह ने किया था, वो क्रांति जो बिरसा मुंडा रघुनाथ महतो ने किया था, वो क्रांति जो तिलका मांझी ने किया था, वो क्रांति जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था, वो क्रांति जो अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद ने किया। बस फर्क इतना होगा, वो गोरों से लड़े थे, आपको चोरों से लड़ना होगा। बस फर्क इतना होगा।
बस एक छोटा सा फर्क होगा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी, नेहरू, बोस वो गोरों से लड़े थे। आपको सिस्टम में बैठे चोरों से लड़ना। और आपको क्या लगता है सिस्टम में चोर नहीं है? अगर चोर नहीं होता तो 4 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी 15 मिलियन फॉलोवर नहीं होता। गलत बोला हो कि सुन ली कि नहीं? कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी बन गया सोशल मीडिया में। भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कांग्रेस पार्टी से ज्यादा फॉलोअर। कौन? व्यवस्था से नाराज लोग, सिस्टम से हारे हुए लोग, सिस्टम के सताए हुए लोग, सिस्टम के द्वारा प्रताड़ित किए गए लोग। इसलिए आज मैं तमाम कर्णपुरा, गोंदलपुरा, बड़का गांव, तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा, सबे माए बहन काकी जेठी सबसे कह चाहो कि अगर सिस्टम से मानो हो तो बढ़िया बात है, अगर गांधी के रास्ता से मानो हो तो बढ़िया बात है, नहीं तो भगत सिंह के भी रास्ता चुने के जरूरत है। दादू एक दिन मरे तो सबके है, मरे है कि नहीं? तो और 70-75 साल भाई गेलो की कर पाँच के जमीनवा तोरा बचाना हो, जमीनवा बचाना हो। यह लठिया में तेल पिया के रखे थे, यह लाठी में तेल पिया के रखे को की दादू गलत बोला तो यार 10 साल बाँचिए गए और तो जमीनवा ना रहा की कर लिया तो यार 10 साल बाँचिए गए की दादी गलत बोला कि तो 10 साल और बाँचिए गए और तो खेत बाड़ी कोरोना है तो बाँचे की कर ले। इसलिए एक बार तरीका गांधी का होगा, एक बार रास्ता गांधी का होगा, उसके बाद का जो रास्ता होगा वो क्रांतिकारी का होगा। ये जमीन हमारी है। आज बड़ा आश्चर्य होता है, गांधी कहते कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फार्मर्स, आज तो ऐसा लगता है इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कंपनी। कि गलत बोला यो? अरे नौकरी करे ठीक बात है, लेकिन इशारा में बोलना कि गलत बोला यो। जितना भी सरकारी पुलिस आज जितना अफसर तफसर है तो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फार्मर्स अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बट अकॉर्डिंग टू नरेंद्र मोदी इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कंपनी। ना गलत बोला यो ना, नौकरी वाला तो हमने वीडियो नहीं करो बोलना, कोई गलत नहीं बोला यो। जरा मातो गलत नहीं बोलत रहा, पढ़ लिख के आवत रहा सही खातिर नेटवर्क के बाकी के हालत खराब हो जाए, जरा मातो के देख ले। क्या गलत बोल रहे हैं भाइयों? आज गांधी जी क्या बोल के गए? गांधी बोल के गए कि भारत किसानों का देश है और हमारे विश्व गुरु इसको अडानी का देश बनाने में लगे। पता नहीं क्या मिलेगा उनको, पता नहीं उनको क्या मिलेगा, समझ में नहीं आ रहा है क्या मिलेगा उनको, पता नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि विजनरी लीडर ऐसा कैसे हो सकता है। आज इन कोयला कंपनियों में, धनबाद बोकारो में हजारों लोगों की जान गई, लेकिन आज भी कोयला खनन का काम होता है। जर्मनी को लोग विकसित देश मानते हैं, जर्मनी में भी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उन्होंने कोयला खनन को कंट्रोल कर लिया। चाइना में घटनाएं हुई, कई देशों में घटनाएं हुई, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे लोगों की जान से ज्यादा कीमत इस कोयले का नहीं है। दुनिया के बाकी देश क्या कहते हैं मालूम है? कि हमारे लिए इस कोयले की कीमत से ज्यादा यहाँ के इंसान की मानवीय मूल्यों का है, यहाँ के लोगों की मानव अधिकार का है। लेकिन हमारा देश कहता है 2-4 को मर जाओ लेकिन कोयला कोड़ते रहो। ये बहुत ही शर्मनाक है। आज मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, नजर है क्या रहे गिने के लिए? चर्चा भारत, जवाहर हजारीबाग। मैं आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से जिला प्रशासन को पहले कहना चाहूंगा कि आप रिपोर्ट बनाइए कि यहाँ के लोग, जो भारत का कानून है 2013 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, उस कानून के तहत जो नियम है 80% लोगों की रजामंदी, 80% लोगों की सहमति वो नहीं बन पा रही है। इस परियोजना को रद्द करिए।
गांव में आइए, वार्ता करिए, लोगों से मिलिए, लोगों से बातचीत करिए। लेकिन आज बड़का गांव जब भी जाते हैं, चाहे बड़का गांव हो, मगध, आम्रपाली हो, इधर कोयला एरिया में आप जहां तक जाइए, ऐसा पुलिस का छावनी है मानो आप तालिबान आ गए। कहीं भी आप चले जाइए, कोई भी खनन इलाकों में आप चले जाइए, पुलिस का ऐसा पहरा रहेगा जैसे हम हिंदुस्तान में है ही नहीं। हम तो तालिबान आ गए, इतना बड़ा बड़ा बंदूक, इतना बड़ा बड़ा बंदूक, 47 लेके। अरे भाई हम क्या बिगाड़े आपका? हमने कौन सा गलत काम किया? हमने कौन सा हत्या किया, चोरी किया, डकैती किया? हम बस अपना जमीन नहीं देना चाहते। हम बस यही ना कह रहे हैं कि हम अपना जमीन आपको नहीं देंगे आपकी शर्तों पे। हम बस अपना जमीन नहीं देना चाहते हैं। क्या अपना जमीन नहीं देना अपराध है? क्या भारत देश में, क्या दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, उस देश में जमीन ना देना अपनी संपत्ति का अधिकार भी संवैधानिक अधिकार है। पहले मौलिक अधिकार था, पहले मौलिक अधिकार आर्टिकल 31 में इसका वर्णन था, संपत्ति का अधिकार। लेकिन पता नहीं लोगों को क्या लगा, उन्होंने उस मौलिक अधिकार को आर्टिकल 31 को निरस्त करते हुए उसे आर्टिकल 300A में डाल दिया, संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया। यानी फिर भी वो मेरा संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। मेरे पास संपत्ति, मेरा मौलिक अधिकार अभी आज के डेट में नहीं है, बट वो मेरा कानूनी अधिकार है, मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो क्या संवैधानिक देश में, क्या भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में जमीन ना देना अपराध है? डीसी महोदय, तो खिड़कियां डीसी साहब के लगो की बोल दी, विधायक जी कुछ बोल रहे, बोल दी। क्या जमीन ना देना भाई, चलो जमीन ना देना, दादा कुछ देर के लिए बोल दो कितने नौकरी करें, जमीन ना देना अपराध है? हमारे बाप के जमीन वाला लगे, हम ना देवो अपराध है? चोरी के समान, डकैती के समान, दुष्कर्म के समान, हत्या के समान, देशद्रोह के समान अपराध तो नहीं है। तो जब अपराध नहीं है तो पुलिस छावनी क्यों?